हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 158। इससे पहले इस कहानी के 157 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था, शोभित बोलता है कि पहले मैं नहाऊंगा, उसके बाद दोनों साथ में नाश्ता करेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। इतना कहकर शोभित वहां से चला गया था और शिखा, जो कि अभी शोभित को जाता हुआ देख रही थी, उसकी आंखें आज हल्की हल्की सी नम हो गई थी। लेकिन इस बार शोभित का डेडिकेशन उसकी आंखों की नमी का कारण था। फिर वो उन किताबों की तरफ देखने लगती है। उन किताबों की कीमत 25 से 20 हजार तो आराम से होगी। शिखा को कहीं ना कहीं शोभित का ये डेडिकेशन अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी भी हो रही थी कि शोभित उसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा है। अब देखते हैं आगे। शिखा ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी नई किताबों के साथ आईएएस ऑफिसर की तैयारी करेगी। वो तो बस हमेशा लाइब्रेरी से किताबें लिया करती थी या फिर किसी से मांग कर ही पढ़ लेती थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे कभी हो ही नहीं पाते थे कि जो नई किताबें ले। उन किताबों को देखकर शिखा बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी सीढ़ियों से होता हुआ सीधा बाहर की तरफ जा रहा था कि तभी पीछे से किट्टू ने उसे प्यार से आवाज़ लगाते हुए कहा कि रुद्र, नाश्ता तो कर लीजिए। और इतनी जल्दी तो वैसे आप कभी भी ऑफिस नहीं जाते हैं। रुद्र ने भी पलटकर किट्टू की तरफ देखा और फिर उसने टाइम देखा तो अभी सुबह के 7 बजे का समय हो रहा था। रुद्र भी अपनी टी शर्ट में ही था। उसने नोटिस नहीं किया था कि कब किट्टू उसे पहले से ही उठकर उसके लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि रुद्र तो अभी अपनी ही टेंशन में घूम रहा था। कुछ देर तक तो रुद्र भी किट्टू की तरफ ही देखता रह गया था और फिर वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि कैसे हर्ट करूंगा मैं इस लड़की को। इतने में ही किट्टू ने फिर से पुरानी बातों पर मिट्टी डाली और फिर से मीठी सी आवाज़ में बोला कि मुझे पता है कि आज आप जल्दी ऑफिस जाओगे, मैंने इसीलिए पहले ही उठकर नाश्ता बना दिया है आपके लिए। प्लीज़ खा लीजिए ना नाश्ता, उसके बाद चले जाइएगा। रुद्र का तो मन हुआ था कि वो किट्टू का दिल अभी बिल्कुल भी ना दुखाए, लेकिन अगले ही पल उसने काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि किसने कहा था तुम्हें नाश्ता बनाने के लिए? क्यों इतनी फालतू की बकवास करती रहती हो तुम? क्यों इतना अच्छा बनने का नाटक कर रही हो मेरे साथ? और क्या जताना क्या चाहती हो तुम कि तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र है, बहुत ज़्यादा परवाह करती हो? मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। क्या साबित क्या करना चाहती हो कि तुमने एक मॉनिस्टर से शादी कर ली है और महान बनना चाहती हो, या फिर ये दिखाना चाहती हो कि तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो और मैं सबसे ज़्यादा वर्स्ट? अपना नाश्ता अपने पास ही रखो, मुझे नाश्ता नहीं करना है, समझी तुम? इतना कहकर रुद्र भी गुस्से से पलटकर वहां से जाने लगा तो किट्टू भी जल्दी से भागते हुए रुद्र के पास आई और फिर वो उसकी बाजू पकड़कर रोती हुई आवाज में बोलती है कि रुद्र, क्या हुआ है? क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा हो आप? क्या चाहते हो कि मैं माहिरा से माफ़ी मांगू? बोलिए। अगर आप ये चाहते हो तो मैं माफ़ी मांग लूँगी माहिरा से। आप मुझे बस उसके पास लेकर चलिए, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी आपके सामने ही। और अगर आपको नुकसान हुआ है ना तो फिर मुझे बताइए, बताइए मुझे कितना नुकसान हुआ है आपको। मैं पापा से कहकर आपका नुकसान पूरा करवा दूंगी, आपका हर तरीके से नुकसान पूरा हो जाएगा। रुद्र भी गुस्से में किट्टू की तरफ देख रहा था। किट्टू बोलती है कि मेरी बातों का गलत मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालिएगा। मैं पापा को ये नहीं बताऊंगी कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं उनसे कैसे भी करके बस पैसे मांग लूंगी, वो मुझे आराम से पैसा दे देंगे, वो मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। वैसे भी वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरा जो कुछ भी है वो किट्टू और दिशा का ही तो है। बस आप मुझे बताइए कि आपको कितने पैसों का नुकसान हुआ है। लेकिन आप प्लीज़ ऐसे व्यवहार मत कीजिए मुझसे। घर में शादी का माहौल है और आप ऐसे गुस्से में मुझसे घूमते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कल मम्मी भी मुझसे पूछ रही थी कि रुद्र को किसी बात की टेंशन है क्या, या फिर तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? रुद्र ने भी अपना हाथ किट्टू के हाथ से जोर से झटकते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि जाकर बता दो ना कि उन्हें इस बात की टेंशन है कि उनकी शादी एक गंवार लड़की से हो गई है, जिसके अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है, जिसे रुद्र प्रताप सिंह बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जो किसी भी वक्त किसी के भी कैबिन में घुस जाती है, जिसके अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि उसका हस्बैंड किसी के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हो सकता है या फिर कुछ भी कर रहा हो, उसके तो अंदर बिल्कुल अकल ही नहीं है। किट्टू की आंखें एक बार फिर से नम हो गई थी। वो भरे हुए गले से बोलती है कि कितनी बार तो माफ़ी मांग चुकी हूँ मैं आपसे, कहते रही हूँ ना कि माहिरा से भी माफ़ी मांग लूँगी, आप जो बोलोगे मैं वो सब कुछ करूँगी। आप गुस्सा थूक दीजिए ना प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी तो आपसे नाराज़ थी, लेकिन मान गई ना अपने
ना पी, ऐसे तो हमारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, हम दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी। रुद्र ने भी गुस्से में कहा कि कड़वा तो होता ही जा रहा है ना, और हो जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि मुझे तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता हूँ? मैं नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। चली क्यों नहीं चाहती हो तुम मुझे छोड़कर अपने बाप के पास? वैसे भी तुम्हारे बाप को तो अपने पैसों पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। वो तो मेरे जैसे पता नहीं कितने ही लड़कों को खरीद कर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे, और तुम्हें तो आराम ही आराम मिलेगी ना। एक पैसे की अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। बहुत ही ज़्यादा पागल लड़की हो तुम। तुम्हारी वजह से ना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, जो तुम्हारे इन 2 आँसू टपकाने से पूरा नहीं हो सकता है। नाश्ता बनाओगी तुम मेरे लिए? खुद ही कर लो जाकर अपना बनाया हुआ नाश्ता। मुझे नहीं करना है तुम्हारा बनाया हुआ नाश्ता, समझी तुम? और अगर चाहती हो कि मैं निहाल की शादी तक बिल्कुल शांति से रहूं, किसी से भी कुछ ना बोलूं, तो मुझसे दूरी ही बनाकर रखना, समझ गई ना तुम? वरना मेरा दिमाग एकदम से घूम जाएगा और फिर पता नहीं मैं गुस्से में क्या ही कर दूंगा। मुझे खुद के बारे में भी नहीं पता है, और तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है कि मेरा गुस्सा कैसा है, समझी तुम? ये कहते हुए रुद्र की आंखें भी एकदम से गुस्से से लाल हो गई थी, और फिर किट्टू की आंखों में भी ढेर सारा पानी आ गया था। रुद्र काफी ज्यादा गुस्से से वहां से चला गया था, और किट्टू जो कि अपने आंसुओं को समेटते हुए अपने कमरे की ओर चली गई थी। उसे कहीं ना कहीं अब बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये सारा नजारा निहाल देख रहा था, और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रुद्र को अचानक से हो क्या गया है, क्योंकि वो कभी भी किट्टू से ऐसे बिहेव नहीं करता था। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी गुस्से में ड्राइव कर रहा था, जैसे उसे ऑफिस पहुंचने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही हो, लेकिन वो ऑफिस नहीं गया था, बल्कि उसने गाड़ी एक सुनसान सी एरिया की तरफ मोड़ ली थी। फिर उसने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में गाड़ी को रोका, और फिर गाड़ी से नीचे उतर गया और धड़ाम से दरवाजे को गाड़ी के बंद कर दिया, और फिर उस सुनसान सी सड़क पर जोर से चिल्लाने लगता है। इस वक्त उसे सच में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रुद्र अपना दर्द निकालने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर ऐसे ही चिल्लाने के बाद रुद्र ने भी अपने जेब में अपने हाथों को डाला, और फिर वहीं सुनसान सी सड़क पर इधर उधर चक्कर लगाने लगा, जैसे सच में इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में कुछ सोच रहा हो। उसका दिमाग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब था। कुछ तो ऐसा था जो रुद्र को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा परेशान। करीब अपने आप को सुनसान सी जगह पर 1 घंटा रोकने के बाद रुद्र का दिमाग जब थोड़ा सा शांत होता है, वो भी अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया, और फिर उसने भी अपनी कमर पर सीट बेल्ट लगाई, और फिर बोलता है कि रुद्र, रुद्र तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता है। तू क्यों इतना ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है? बिल्कुल नहीं मानेगा तू हार, बिल्कुल मान ही नहीं सकता है। तुझे करना होगा, क्योंकि इस वक्त किट्टू की सलामती बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तेरे लिए। सबसे पहले वो मेरी कमज़ोर नस पर अटैक करेंगे, और फिर अगर किट्टू प्रताप हाउस में रहेगी तो फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तुझे फाइट बैक करना ही होगा उनके साथ। आराम से रुद्र, तू कर सकता है आराम से। किट्टू को तो बाद में भी मना लेगा तू। अभी इस सिचुएशन से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तेरे लिए। ऐसा ना जाने कितनी ही बातें रुद्र ने खुद से ही कह ली थी। खुद को ही वो एकदम से संतावना दे रहा था, और फिर गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से चुपचाप से चला गया था। अगले 1 घंटे में रुद्र अपनी कैबिन में बैठा हुआ था, और तभी रुद्र का फ़ोन रिंग करने लगता है। रुद्र ने जैसे ही अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एकदम से पसीना आ गया था, और काफ़ी ज़्यादा टेंशन की लकीरें दिखाई देने लगी थी। उसने भी अपने कांपते हुए हाथों से धीरे धीरे फ़ोन को रिसीव किया, तो दूसरी तरफ से एक कड़कड़ाती हुई आवाज़ आती है कि कैसे हो रुद्राक्ष प्रताप सिंह। रुद्र के चेहरे पर डर भी था, और फिर आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी। वो कुछ देर कुछ भी नहीं बोलता है, और तभी दूसरी तरफ से फिर से आवाज़ आती है कि अरे, तुम तो डर ही गए रुद्र प्रताप सिंह। डर क्यों रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं बताई है आज तक। सोचो, अगर मैं ये सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दूंगा, या फिर दुनिया के सामने लेकर जाऊं, तो फिर तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? तुम्हारी फैमिली तो ये सदमा कभी भी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, और फिर धीरे धीरे तुम चारों ही भाई अलग भी हो जाओगे, और मुझे कुछ
कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। रुद्र ने भी अपने गुस्से को बहुत ही मुश्किल से जैसे तैसे कंट्रोल किया और फिर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि पैसे चाहिए तो बोलो, बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें, मैं देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन वो फुटेज, वो फोटोग्राफ्स, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, सब कुछ मेरे हवाले करना होगा तुम्हें। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है कि तो क्या मैं तुम्हें ब्लैकमेलर नजर आता हूँ क्या? तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, ये सब कुछ मुझे पैसों के लिए ही करना पड़ेगा? अरे नहीं रुद्राक्ष प्रताप सिंह, पैसा तो मेरे पास भी बहुत सारा है, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन ये कहते हैं ना कि पैसे के ऊपर एक चीज होती है, वो होती है अकड़। अकड़ जो कि तुम्हें पता है ना कि मुझे अकड़ तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं सबकी अकड़ तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा लेता हूँ। मैं पहले तुम्हारी अकड़ तोड़ूंगा और फिर तुम्हारे बड़े भाई की अकड़ तोड़ूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारे बाप की अकड़ तोड़ूंगा, और जब तुम तीनों की ही अकड़ टूट जाएगी ना, तब विजय प्रताप सिंह की अकड़ तो अपने आप ही टूट जाएगी। वो तो अपने आप ही टूट कर बिखर जाएगा, क्योंकि उसकी अकड़ तो अब अपने दोनों पोतों के अंदर और अपने बेटों के अंदर ही बसती है। बहुत ज़्यादा घमंड है ना उसे अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। फिर देखना अब उस विजय प्रताप को मैं कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा, उसकी अकड़ सबके सामने तोड़ दूंगा मैं। उस ब्लैकमेलर ने भी रुद्र का ब्रेन वॉश कर दिया था, उसे इतना मैनिपुलेट कर दिया था कि वो चाह कर भी किसी को ये सब कुछ नहीं बता पा रहा था। बस रुद्र को इतना तो समझ में आ रहा था कि इन सब में किट्टू बहुत ही ज़्यादा पिसेगी, क्योंकि किट्टू ही सबसे पहला शिकार होगी, क्योंकि दुश्मन सबसे पहले किट्टू को ही निशाना बनाएगा। क्योंकि जिस इंसान को प्रताप फैमिली के बारे में इतना कुछ पता है, उस इंसान को ये भी बहुत अच्छे से पता होगा कि रुद्र की जान किट्टू में ही बसती है, और किट्टू को बचाने के लिए रुद्र किट्टू के सामने जानबूझकर लड़ाई झगड़ा करने लगा था, ताकि किट्टू उसे छोड़कर हमेशा के लिए खुद ही चले जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन सब में किट्टू को जरा सा भी ठेस पहुंचे, या फिर किट्टू सबसे पहले निशाना बने दुश्मनों का, और दुश्मनों का निशाना ना बने, इसीलिए ही वो उसे जानबूझकर अपने घर से निकालना चाहता था। रुद्र सिर पर हाथ रखकर अपने कैबिन में बैठा हुआ था, उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब वो अकेले इस प्रॉब्लम से कैसे निपटे, किसी को वो ये बात बता भी नहीं सकता था। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खुलता है, तो रुद्र ने भी अब बेमन से नज़र उठाकर सामने देखा तो नील खड़ा हुआ था। नील को देखकर रुद्र ने भी जल्दी से अपने लैपटॉप को खोल लिया था और उस पर जानबूझकर अपनी उंगलियों को चलाने लगा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था नील को जरा सा भी उसके ऊपर थोड़ा सा भी शक हो। वो नील को दिखाना चाहता था कि वो इस वक्त सच में बहुत ही ज़्यादा बिजी है और अपने काम को कर रहा है। तो वहीं नील भी सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने भी झटके से उसका लैपटॉप एक तरफ करा और फिर बोला कि ये सारी नौटंकी किट्टू के साथ जाकर किया कर, समझा? तू मेरे साथ नहीं। मैं पूछ सकता हूँ कि आखिरकार किट्टू ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो तू उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है? ऐसा भी क्या कौन सा कांड कर दिया है उसने जो तू इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर? इतनी मुश्किल से तो उसकी ज़िंदगी में खुशी आई है, तेरे साथ वो अपनापन उसे लगता है, तेरे साथ जीना चाहती है, तुझे वो पसंद करने लगी है, और तू है कि बस उस पर ऐसे ही चीखता चिल्लाता रहता है। प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्या तू मुझे बता सकता है? क्या कोई और पसंद आ गई है तुझे? रुद्र ने भी नील की तरफ देखा और बोला कि हाँ 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 हाँ, माहिरा पसंद है मुझे, किट्टू पसंद नहीं है मुझे। मुझे माहिरा जैसी लड़की चाहिए थी, जो कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहे, जो मेरा बिजनेस में भी मेरी हेल्प करती रहे, जो मेरे लिए मेरे हर चीज़ को करे, जो मेरे बिजनेस का ऊंचाइयों पर लेकर जाए, जो दिन रात एक कर दे और बहुत ज़्यादा मेहनत करे। लेकिन किट्टू, उसके अंदर कौन सी खूबी है? कुछ भी नहीं है उसके अंदर। किचन और कॉलेज, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता है। बिल्कुल पागल है, पागल। आता ही क्या है उसे? नहीं आता है कुछ भी। पता नहीं क्यों मैंने किट्टू जैसी लड़की से शादी कर ली। ये सुनते ही नील को तो अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था रुद्र के ऊपर। वो भी लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि बस बस करो रुद्र, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? बिल्कुल पागल हो, पागल तुम। जानते भी हो कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे दिया लेकर भी ढूंढोगे ना, तब भी दुनिया में किट्टू जैसी लड़की नहीं मिलेगी। और तुम्हारे अंदर क्या ही खूबी है? कुछ भी नहीं है। किट्टू के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। इतना झगड़ा होने के बाद भी वो तुमसे माफ़ी मांग रही है, तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहती है, तुम्हारी केयर कर रही है। वो घर में किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगने दे रही है वो कि उसके और उसके पति के
के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही, वो चाहे तो अभी जाकर अपने पापा को सब कुछ बता सकती है। और फिर तो तुम जानते ही हो, नरेंद्र पुरोहित को शादी में पूरा कंट्रीब्यूशन भी कर रही है। कोई और लड़की होती ना तो शायद अब तक तुम्हारे मुंह पर डाइवोर्स के पेपर मारकर जा चुकी होती, समझे तुम। रुद्र ने भी गुस्से में कहा कि तो फिर मार देना डाइवोर्स के पेपर मेरे मुंह पर, क्यों नहीं मार देती है? अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। मार देगी तो फिर मैं भी माहिरा से शादी कर लूँगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना बेइज्जत होने के बाद भी किट्टू हमारे घर में क्या कर रही है, वो क्यों रह रही है, वो क्यों नहीं जाती है मुझे छोड़कर, जाती क्यों नहीं है वो? उससे कह दो चली जाए मेरी ज़िंदगी से। नील भी रुद्र की तरफ ही देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रुद्र के सामने नहीं है, क्योंकि रुद्र बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। रुद्र तो हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल क्लियर करता रहता था। नील तो बहुत अच्छे से जानता था कि रुद्र को किट्टू जैसी ही लड़की चाहिए, ताकि वो जब भी घर आए तो सुकून से कुछ देर अपनी पत्नी के पास बैठकर अपनी सारी टेंशन को भुला दे। और रुद्र सच में ऐसा ही था, और किट्टू से वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। माहिरा जैसी कॉम्प्लिकेटेड लड़की तो उसे अपनी ज़िंदगी में सपने में भी नहीं चाहिए थी। नील गुस्से में बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहा है तू? पता भी है कि क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या रुद्र? रुद्र ने भी इस बार बड़े आराम से और बहुत ही प्यार से कहा कि देखो नील, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। आखिरकार मैं भी तो मर्द हूं ना। सच कहूं तो मैं किट्टू से अब बहुत ही ज्यादा ऊब चुका हूं। पहले तो किट्टू फिर भी बहुत ही ज्यादा कम बोलती थी, लेकिन जब से मैंने उसे अपने प्यार का इजहार किया है, मैंने उसे बताया है कि मैं उससे प्यार करता हूं, तब से तो वो मेरे सिर पर ही चढ़कर नाचने के लिए तैयार हो गई है। दिन भर बोलती रहती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने उसे देखा है ना, कैसे कितनी हिम्मत आ गई है उसके अंदर अब, कि उसने माहिरा को थप्पड़ मार दिया था, वो भी मेरे ही कैबिन में आकर। सारा प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया है मेरा। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम भी जानते हो मर्द की पसंद ऐसे ही बदलती रहती है। और अब किट्टू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसे जब भी देखता हूँ। पता नहीं क्यों मैंने उससे शादी ही क्यों कर ली। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि मैंने उसे पर थोड़ा सा तरस खाकर उससे शादी कर ली थी। अगर तुम कुछ भी कर सकते हो ना, तो प्लीज़ प्लीज़ कर दो ना ऐसा, कि इस डाइवोर्स को आराम से करवा दो। किट्टू मेरी ज़िंदगी से चली जाए, वो जितने भी पैसे मांगेगी ना मैं दे दूंगा उसे। नील को आज बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही थी रुद्र की बात सुनकर। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने रुद्र नहीं कोई और बोल रहा हो। इतने में ही रुद्र फिर से बोलता है कि नील कुछ करो ना यार, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कर दे यार। तू तो मुझे जानता ही है ना। एक काम करते हैं, तो एक हैंडसम सा लड़का किट्टू के पीछे लगा देते हैं। हो ना हो किट्टू मुझसे तंग आकर उस लड़के को अपने करीब जरूर आने देगी, और फिर इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैं उससे डाइवोर्स ले लूँगा। क्योंकि मुझे ये रास्ता सबसे ज़्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि ऐसे किट्टू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। और वैसे भी ये बात किसी से भी नहीं छुपी हुई है कि मिस्टर पुरोहित भी अपनी बेटियों की शादी प्रताप खानदान में बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे। तो शायद अब मिस्टर पुरोहित भी खुश हो जाएंगे जब मैं उससे डाइवोर्स दे दूंगा। अच्छा ही है ना, मेरी भी जान किट्टू से छूट जाएगी, और फिर मिस्टर पुरोहित के मन की भी हो जाएगी जैसा वो चाहते हैं। अगले ही पल नील ने भी काफी ज्यादा गुस्से में रुद्र का कॉलर पकड़ लिया और फिर खींचकर एक चांटा उसके गाल पर जोर से जड़ दिया। रुद्र का चेहरा तो अब एक तरफ हो गया था। कहीं ना कहीं रुद्र को अब बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर बुरा भी लग रहा था। नील ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा कि अच्छा, और किट्टू का क्या, जो तुझे अपना भगवान मानकर बैठी है? क्या सोचा है उस लड़की का? सोचा है तूने कहाँ जाएगी वो लड़की, क्या करेगी वो लड़की? उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे ऐसी, कि तुम भी ऐसा ही करोगे। मुझे तो गर्व था अपने भाइयों पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सामने रुद्र नहीं कोई और है जो इतनी ज़्यादा बकवास कर रहा है। डाइवोर्स चाहता है ना तू किट्टू से, उस लड़की से पीछा छुड़वाना चाहता है ना। माहिरा जैसी लड़की पसंद है ना तुझे, माहिरा जैसी लड़की से शादी करेगा, इसीलिए तो तू दिन रात उस पर ऐसे ही गुस्से से चिल्लाता रहता है। और वो बेचारी एक तरफ इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही है कि कुछ भी करके बस तेरा और उसका रिश्ता बच जाए, जबकि वो इतने अमीर बाप की बेटी है कि हमारे 3 गुना प्रॉपर्टी है उसके पास, समझा तू? उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मेहनत करती रहती है रात दिन। तुम्हें क्या लगता है कि बेचारी है किट्टू? बिल्कुल भी नहीं। कमज़ोर है किट्टू? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लड़की ऐसी सिचुएशन को बिना किसी को बताए ही संभाल लेना, उस लड़की से ज़्यादा स्ट्रांग कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं। और सच मानू ना, तो आज तुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है
है मुझे। बचपन से लेकर आज तक उसने खुद को और अपनी माँ को अकेले सँभाला है। उसकी जितनी स्ट्रॉन्ग माहिरा नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती है, समझे तुम? और रही बात डाइवोर्स की, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना किट्टू से, तो हो जाने दो एक बार नव्या और निहाल की शादी, उसके बाद मैं खुद तुम दोनों का डाइवोर्स करवाऊँगा। इनफैक्ट अब तो मैं भी तुझे किट्टू के साथ नहीं रहने दूँगा। लेकिन एक बात याद रखना रुद्र, तू एक बार किट्टू तेरी ज़िंदगी से चली गई ना, तो फिर किट्टू जैसी दूसरी लड़की तेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। और एक लड़की की हाय लेकर तू कभी भी आबाद नहीं होगा रुद्र, कभी भी नहीं। बर्बाद हो जाएगा तू, बर्बाद, सच कहता हूँ, बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। और उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम, और किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसमें। इतना कहकर नील भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वहाँ से चला गया था और उसके जाते ही रुद्र भी झटके से चेयर पर बैठ गया था। उसने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उसकी आंखों से आंसू एकदम से बहकर निकल गए थे। इनफैक्ट कभी भी नहीं रोता था रुद्र, मगर फिर भी उसने खुद को संभाला और बोला कि बर्बाद होना मंजूर है मुझे, लेकिन किट्टू को अपनी आंखों के सामने से मरा हुआ नहीं देख सकता हूँ मैं। नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किट्टू को कुछ भी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ मैं। तो वहीं नील का दिमाग भी पूरी तरह से खराब हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या गया है और ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगले ही पल वो भी गुस्से में शुभ के कैबिन में आकर बैठ गया था। शुभ, जो कि इस वक्त अपनी ही टेंशन में बैठा हुआ था, नील ने जाते ही चिल्लाते हुए काफी ज्यादा गुस्से से कहा कि तुझे मैंने माहिरा के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहा था ना, तो फिर पता लगाया तूने या फिर नहीं लगाया? शुभ ने भी नील की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा हल्के से गुस्से में बोलता है कि आप सब मुझ पर ही क्यों चिल्लाते रहते हो? आखिरकार मैं ही हूँ क्या आप लोगों के लिए? मैं क्या इस घर का नौकर हूँ क्या कि कोई भी आएगा मुझे काम बताएगा और चला जाएगा? सब कोई बस मुझे ही टॉन्ट कसता रहता है। सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है, मेरी प्रॉब्लम तो दिखाई ही नहीं देती है किसी को। नील ने भी काफी ज्यादा गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि शुभ, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है, समझा तू? अब और बिल्कुल भी मत खराब करियो। एक काम दिया था ना मैंने तुझे, वो भी नहीं हुआ है तुझसे। शुभ बोलता है कि हाँ हाँ, नहीं हुआ है मुझसे, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं ही क्यों करूँ सारे काम? किसी और से जाकर कह दीजिए ना, आप अपने काम करवा लीजिए, मेरे बस की ये बात नहीं है। नील का दिमाग तो पहले से ही रुद्र ने बहुत ही ज़्यादा खराब कर दिया था। उसने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि अब तू भी मुझे जवाब दे रहा है, तू भी मुझे जवाब देगा? निकल, निकल ऑफिस से अभी के अभी। वैसे भी तू यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता है, तेरा दिमाग खराब हो रहा है ना, क्योंकि दिशा ने शादी करने से मना कर दिया है। और क्या ही करती वो बेचारी, क्या करती वो? झूठ भी तो तूने ही बोला था ना, क्यों झूठ बोला था तूने दिशा से, बता मुझे। इतना कहकर नील ने भी शुभ की बाजू पकड़ी और फिर उसे कैबिन से गुस्से से निकालता हुआ बोलता है कि चल, चल निकल यहाँ से, बहुत काम कर लिया है तूने, निकल मेरे कैबिन से। इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा तू, सुबह से खाली बैठा हुआ है, सारे काम करेगा तू? एक फाइल स्टडी करने के लिए दी थी तुझे मैंने, वो भी तुझसे नहीं हूँ साले, कुछ भी नहीं कर पाएगा तू। शुभ भी हैरानी से अभी नील की तरफ ही देख रहा था। आज से पहले तो नील ने कभी भी ऐसे बिहेव नहीं किया था शुभ के साथ। शुभ का दिमाग भी अब दिशा को लेकर बहुत ही ज़्यादा खराब था पहले से। उसने भी अपने हाथ में झटका मारते हुए कहा कि ऑफिस अकेले आपका नहीं है, मेरा भी है ये ऑफिस, मेरा भी है, समझे आप? चारों ही भाइयों का है। मैं भी इस ऑफिस में 25% का अकेले का मालिक हूँ, तो आप मुझे ऐसे यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। नील ने भी शुभ का जबड़ा पकड़ लिया था और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से आंखें दिखाते हुए बोलता है कि 25% का मालिक है तू? बताऊँ तुझे अभी कि 25% कितने होते हैं? क्या कंट्रीब्यूट किया है तूने इस ऑफिस में, बता मुझे, 1% भी बता दे। शुभ ने भी नील के सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सा हल्के से धक्का दिया और बोला कि भाई, अब आप ज़्यादा ही हद पार कर रहे हो मेरे साथ। मैं किसी को भी कुछ कहता नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मेरे साथ कैसे भी आकर बिहेव करेगा। जिसका जो मन आएगा वो मेरे साथ कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। नील का गुस्सा भी एकदम से बढ़ता जा रहा था। वैसे वो तो कभी भी इतना गुस्सा नहीं करता था, लेकिन रुद्र की बातों ने आज उसे अंदर तक बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था और सच में उसे गुस्सा करने पर मजबूर कर दिया था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो इतना ज़्यादा हर्ट क्यों हो गया है। अगर केटू ये सारी बातें सुनती तो वो कितना हर्ट हो जाती, जितना कि अभी नील हुआ है। और इन सब का गुस्सा वो शुभ पर निकाल रहा था। नील ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से शुभ को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया था, तो नील का हाथ निहाल ने आकर पकड़ लिया था। नील काफ़ी ज़्यादा गुस्से में निहाल की तरफ देखकर बोलता है कि निहाल, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ, वरना तू भी पिटेगा मेरे हाथों से। निहाल ने भी बहुत ही आराम से कहा कि भाई भाई क्या हुआ है आपको, वो क्या क्या है, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ क्या है, मार क्यों रहे हो आप शुभ को? नील बोलता है कि ये
मुझे जवाब देगा, इसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है। तेरा भाई कहता है कि इस ऑफिस में उसका 25% का शेयर है, काम ये कुछ करता नहीं है, आवारागर्दी दिन रात करता रहता है और उसे अपना शेयर चाहिए। अब अगर मैंने इसका शेयर इसके मुंह पर मार दिया ना, तो फिर ये एक दिन भी कंपनी संभाल नहीं पाएगा और 25% जो है ना, वो एक ही दिन में इसका डूब जाएगा। निहाल ने भी नील को थोड़ा सा पीछे हटाया और बोला कि भाई, मैं भी समझा लूंगा अपने भाई को, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं समझा लूंगा ना शुभ को। भाई प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ ना, आप इसे मारो मत। इतने में ही शुभ भी बोलता है कि नहीं निहाल, मैं भी तो देखूं भाई मुझे कैसे मारती हैं। मैं क्या मंदिर का घंटा हूँ क्या, जब जिसका भी मन आएगा आकर मुझे बजा कर चला जाएगा। मुझसे बड़े हैं, मैं इज्जत करता हूँ इनकी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी करेंगे। मुझे हर वक्त मारते रहते हैं, हर वक्त डांटेंगे, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है ये। निहाल ने भी गुस्से में पलट कर शुभ की तरफ घूर कर देखा और बोला कि चुप हो जा तू, अगर घर में पापा को पता चल गया ना, तो फिर चुप हो जा। धीरे धीरे वहां पर ऑफिस के कुछ लोग भी आने लगे थे, तो निहाल भी अब उन लोगों को देखकर नील के पास आया और फिर अपने हाथ जोड़कर बोलता है कि भाई, भाई प्लीज तमाशा बन जाएगा यहाँ पर, प्लीज शांत हो जाइए ना, प्लीज प्लीज, वो तो बच्चा है ना, आप तो बड़े हैं ना, प्लीज समझ जाइए भाई। भाई प्लीज तमाशा बन जाएगा, पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। नील ने भी गुस्से में अपना मुक्का दीवार पर जोर से मारा और फिर कैबिन के अंदर चला गया। तो वहीं शुभ ने भी वहां पर रखी हुई एक टेबल को देखा, उसने जोर से एक लात मारी और फिर वो भी वहां से गुस्से से चला गया। निहाल एक बार नील को देख रहा था तो एक बार शुभ की तरफ देख रहा था और फिर वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार, यार ये किसकी नज़र लग गई है मेरे परिवार को, सब आपस में इतना ज़्यादा क्यों लड़ रहे हैं। वहीं उन एम्प्लॉयज़ में एक एम्प्लॉय ने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर किसी को मैसेज करके कहा, आपने तो बिल्कुल सही गैस किया था, बिल्कुल सही, बहुत ही मज़ा आ रहा है, जैसा आपने सोचा था वैसा ही हो रहा है। इन चारों ही भाइयों में तो अब धीरे धीरे लड़ाई होने लगी है। तभी दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि अब ये लड़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इन चारों ही भाइयों को तो अब अलग करना ही पड़ेगा। संजय को बहुत ही ज़्यादा घमंड है ना अपने बेटे पर, अब इस घमंड को तो मैं तोड़ कर ही रहूँगा। अब पता चलेगा संजय प्रताप सिंह को कि मैं क्या चीज़ हूँ। शुभ गुस्से से कैबिन में बैठा था, निहाल भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। निहाल ने शुभ को डांटते हुए कहा कि पागल तो नहीं हो गया है तू? भाई हमारे से इतने ज़्यादा बड़े हैं और तू उनसे इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था, ऐसे बातें कर रहा था तू? शुभ बोलता है कि भाई हैं तो फिर क्या करूं, मैं किसी को भी कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुझे डांट देगा। ऐसे कैसे भाई मुझे यहाँ से जाने के लिए कह सकते हैं? अकेले उनका ही ये ऑफिस नहीं है, तुझे मेरी ही गलती दिखाई देती है, भाई की गलती नहीं दिखाई देती है। मैं जितना नील भाई करता हूँ ना, भाई मुझे उतना ही बेइज्जत करते हैं, हर जगह मुझे मारते रहते हैं। निहाल बोलता है कि बेइज्जत नहीं करते हैं, प्यार भी तो करते हैं तुझसे, भूल गया है क्या तू उनके प्यार को? उस दिन जब पापा तुझे इतना ज़्यादा डांट रहे थे तो भाई ने ही तुझे बचाया था। भाई हमें पैसे भी देते हैं, वरना सच तो कहा ही है नील भाई ने, हम लोग बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है। कितना ही किया है हमने बिजनेस के लिए, कुछ भी तो नहीं किया है ना। बोल ना तू 25% दे दो, ये दे दो, वो दे दो, पागल तो नहीं हो गया है ना तू? बिल्कुल पागल है, चल खड़ा हो जा और नील भाई से मिलकर आते हैं, उनसे सॉरी बोल के आते हैं। शुभ ने गुस्से में निहाल की तरफ देखा और बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू क्या कहना चाहता है, यही ना कि मैं भाई से जाकर माफ़ी मांगू और फिर से उनसे अच्छे से बात करूँ। मैं नहीं मांगूंगा उनसे माफ़ी, क्यों मांगू मैं भाई से जाकर माफ़ी? भाई ने मेरी बाजू पकड़कर मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की थी, उन्होंने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है, तब मैंने बोला था ना कि ऐसे नहीं निकाल सकते हैं आप मुझे, मेरा भी तो हिस्सा बनता है, मैंने ऐसे ही उन्हें नहीं बोला था। निहाल बोलता है कि देख तू जानता है हमारे भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि सारा बिजनेस हमारे नाम पर आराम से कर देंगे। तू जानता है भाई की फितरत को, पैसों से अगर उन्हें प्यार होता ना तो कब का घर में हिस्से हो चुके होते, सबके हिस्से कर दिए होते उन्होंने। तू भी जानता है कि सारा बिजनेस रुद्र भाई और नील भाई ही तो संभाल रहे हैं। तुझे भाई का गुस्सा तो दिखाई दे गया, पर ये नहीं दिखाई दिया कि भाई पर इतना ज़्यादा ओवरलोड, वर्क का लोड कितना ज़्यादा रहता है, वो कितना ज़्यादा काम करते हैं। हो सकता है कि भाई किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो और उनका गुस्सा तुझ पर ही निकल गया हो, तू बात को समझता क्यों नहीं है? शुभ बोलता है कि देख निहाल, दिमाग की दही मत कर मेरी, पहले से ही ससुर जी ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा, ऊपर से नील भाई मुझे हर जगह बेइज्जत कर रहे हैं, सबके सामने मुझे इस ऑफिस से निकाल रहे थे। निहाल बोलता है कि तो फिर क्या तू अपने ससुर जी का गुस्सा भाई पर निकालेगा क्या? बता, तूने भी तो अपने ससुर जी
का गुस्सा भाई पर निकाला है ना, क्या तूने अच्छा किया है भाई के साथ? भाई में भी किसी और का बात का गुस्सा होगा जो तुझ पर निकाल दिया उन्होंने। देख शुभ, मेरी शादी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी शादी में मेरे ही भाई मुँह बनाकर इधर-उधर घूमे यार प्लीज़। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा लगेगा क्या? रुद्र भैया की शादी भी हँसी-खुशी में ही बीत गई। नील भाई की भी शादी में कितना ज़्यादा मज़ा आया था और अब जब मेरी शादी की बात आ गई है तो सब लोग मुँह फुलाकर बैठ गए हैं। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। अगर ऐसे ही रहा ना तो फिर मैं भी नहीं करूँगा नव्या से शादी। ध्यान रखियो तुम इस बात का। इतना कहकर निहाल भी गुस्से से केबिन से बाहर जाने लगा। शुभ बोलता है कि बस हूँ मैं तेरे साथ साथ, लेकिन नील भाई से बस, ज़्यादा नौटंकी नहीं, नौटंकी मत कर। चलता हूँ, अब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा बिल्कुल भी, समझा तू? निहाल ने भी शुभ की तरफ देखा और बोला कि तो फिर क्या नील भाई तुझसे माफ़ी मांगेंगे क्या, जो तू उनसे माफ़ी नहीं मांगेगा? शुभ बोलता है कि मैंने ये नहीं कहा है कि भाई मुझसे माफ़ी मांगे या फिर मैं जाकर भाई से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। निहाल से अब शुभ की बाजू पकड़ी और फिर बोला कि तू चल तो सही यार, देखते हैं कि क्या होगा। इतना कहकर वो शुभ को खींचता हुआ नील के कैबिन में लेकर गया, लेकिन नील वहां पर नहीं था। तो निहाल ने भी शुभ की तरफ देखा तो शुभ ने भी अपना हाथ झटकते हुए कहा कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ, मैं नील भाई से माफ़ी नहीं मांगूंगा तो मतलब नहीं मांगूंगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है जो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, बल्कि भाई ने ही मेरी बाजू पकड़कर मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की थी और मुझे ही उल्टा सीधा कहा था। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं भी 25% का मालिक हूँ इस कंपनी में। निहाल बोलता है कि कितनी बार एक ही बात को दोहराएगा तू? यहाँ बात परसेंटेज की नहीं चल रही है, भाई की चल रही है, भाई की। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी शादी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए और सब लोग मुंह बनाए घूमे। जो बोलता है कि मैं कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं कर रहा हूँ यार, तू ना मुझसे बात कर रहा है, तू नील भाई से जाकर बात क्यों नहीं करता है एक बार? मुझे तो अच्छे से पता है कि तू मुझे यहाँ पर इसीलिए लेकर आया है ताकि मैं उनसे जाकर माफ़ी मांगूँ, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ मैं उनसे बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर तो निहाल ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली थी। तभी पीछे से नील की आवाज़ आती है, तो मैं मांग लेता हूँ ना तुझसे माफ़ी। ये सुनकर तो शुभ ने बहुत ही ज़्यादा हैरानी से निहाल की तरफ देखा और फिर निहाल ने ऐसे इशारा किया जैसे कहना चाहता हो कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। दोनों ने ही पलटकर नील की तरफ देखा तो नील अब थोड़ा सा शांत सा खड़ा हुआ था। वो भी अब शुभ की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ, मैं मांग लेता हूँ माफ़ी तुझसे। आखिरकार तू इस कंपनी का 25% ऑनर जो है, तो मुझे तो तुझसे माफ़ी मांगनी ही चाहिए ना। शुभ थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है कि मैंने नहीं कहा है कि आप मुझसे माफ़ी मांगो, मैं नहीं चाहता हूँ ये सब कुछ करना, लेकिन आपको भी मेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी सबके सामने। नील भी थोड़ा सा आगे आ गया और फिर अपने हाथ जोड़कर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए शुभ प्रताप सिंह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत ही बड़ी। मैं तो भूल ही गया था कि आप इस कंपनी में बराबर के हिस्सेदार हैं। 25% हिस्सा आपका है इस कंपनी में। भला मैंने अपनी जुबान से आपको इतनी कड़वी बात कैसे कह दी? मुझे तो अब कोड़े पड़ने चाहिए। मैंने इस कंपनी के मालिक की बाजू पकड़कर उसे उसकी कंपनी से निकालने की कोशिश की है। आखिरकार मुझे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। शुभ अब गुस्से में नील की तरफ देख रहा था और अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने भी निहाल की तरफ देखा और चुपचाप से कैबिन से वहां से जाने लगा। उसने भी अब कैबिन का दरवाजा खोला ही था कि तभी नील ने भी इस बार बुलंद आवाज में थोड़ा सा तेज से कहा कि टांगे तोड़ दूंगा तेरी अगर एक कदम भी आगे निकला, समझा तू? अगर बाहर निकला ना तो अभी के अभी तेरी टांगे तोड़ दूंगा। शुभ के कदम वहीं पर रुक गए थे। उसने पलट कर नील की तरफ देखा तो नील ने इस बार गुस्से में कहा कि मैं तुझे गुस्से में कुछ कह दूं तो फिर तू मुझसे लड़ने लगेगा? तेरी इतनी ज्यादा जुबान चलेगी? तू मुझे बताएगा कि ये बिजनेस किसका है और किसका नहीं? चाहिए तुझे बिजनेस? अगर चाहिए तो बता मुझे, करूँ मैं तेरे नाम पर बिजनेस? अभी के अभी अपना शेयर भी तेरे नाम पर कर दूंगा। बोल, दे दूं तुझे मैं ये बिजनेस? बुलाऊं अभी लॉयर को? यकीन मान घर में कोई भी ये नहीं कहेगा कि नील तुमने सारा बिजनेस शुभ के नाम पर क्यों कर दिया। इनफैक्ट तुझे बिजनेस चाहिए तो मैं रुद्र का हिस्सा भी तुझे ही दे दूंगा। यकीन मान रुद्र भी मुझसे कुछ भी नहीं पूछेगा। सारा का सारा बिजनेस अकेले मैं अपनी दम पर तेरे नाम पर कर दूंगा। बोल, दे दूं तुझे? शुभ ने गुस्से में कहा कि आप फिर से मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो भाई। ये नहीं कहा था मैंने। नील ने भी थप्पड़ दिखाते हुए कहा कि एक चांटा मारूंगा ना तो फिर बेहोश हो जाएगा अभी के अभी। यहाँ मेरे पास आएगा या फिर आकर चाटा मारूं मैं तुझे वहां पर? शुभ भी चुपचाप से जाकर नील के सामने खड़ा हो गया था और फिर नील ने भी उसकी बाजू पकड़ी और फिर उसे गले लगा लिया। फिर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोलता है कि ज्यादा समझदार बनेगा ना तो फिर उठाकर पटक दूंगा तुझे अभी के अभी यहाँ पर। बचपन में तो
मेरी कमर पर चढ़कर पूरे गार्डन में चक्कर लगाता था, तो और अब जरा सा तुझे कुछ भी कह क्या दिया तो तेरी बेइज्जती हो गई। बहुत ज़्यादा इज्जत आ गई है तेरे अंदर। शुभ ने भी तिरछी नज़रों से निहाल की तरफ देखा, तो निहाल ने भी शुभ के सिर पर एक हाथ मारकर कहा कि मुझे ऐसे क्यों देख रहा है तू? भाई घुमा फिरा कर माफ़ी मांग रहे हैं ना, तो फिर तू उनसे प्यार से बात नहीं कर सकता है क्या? शुभ के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी नील को बहुत ही प्यार से गले लगा लिया और कहा कि अब आप माफ़ी मांग रहे हैं तो फिर मैं भी माफ़ कर देता हूँ आपको। नील ने शुभ की कमर पर एक मुक्का मारा और बोला कि तू सच में पिटाई वाले काम करता है। तुझे अपना शेयर चाहिए क्या? तू आराम से और बहुत ही प्यार से मांग, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तो फिर इन पैसों की बात करता है तू? पागल कहीं के। शुभ बोलता है कि तो फिर मैं क्या करता भाई? आप ऐसे मेरी बाजू पकड़कर खींच रहे थे, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। नील ने बहुत ही प्यार से कहा कि मैं किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। इतना कहकर उसने भी शुभ को खुद से दूर कर दिया और बोला, अब ये बात घर में किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? और तुझे कुछ भी चाहिए ना तो तू मेरे पास आ जाइयो और आराम से मांग लेना। मैं आंख बंद करके तुझ पर भरोसा करता हूँ। किसी दिन जान भी मांगेगा ना तो तेरा बड़ा भाई तुझे आराम से अपनी जान भी दे देगा, पीछे नहीं हटेगा। नील ने अभी इतना ही कहा था कि तभी शुभ ने नील के मुंह पर अपना हाथ रख लिया और बोला कि बस बस करो भाई प्लीज़। बिल्कुल ही शर्मिंदा करने का इरादा है क्या? गलती हो गई है मुझसे बहुत बड़ी। आई एम रियली सॉरी भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। निहाल ने भी गहरी सांस ली और बोला कि चलो फाइनली मेरी शादी में अब तुम सब मुंह बनाकर नहीं घूमोगे। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, तो निहाल ने भी अपना फ़ोन निकाला तो उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। साफ पता चल रहा था कि अभी नव्या का फ़ोन है। वो भी अपना फ़ोन लेकर मुस्कुराते हुए बाहर चला गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है रुद्र के साथ? आखिर कौन सा ऐसा राज है जो रुद्र किसी को भी नहीं बता रहा है और किट्टू से चाहता है अब हमेशा के लिए दूरियां? क्या होगा इस कहानी में आगे?